बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज ज़रा पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि अंदर चल क्या रहा है, फवाद चौधरी क्यों बार बार तनकीद कर रहे हैं। आज उनके साथ एक तफसीली नशिस्त हुई, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटे की। बहुत सारे सहाफ़ी थे और बहुत सारे सवालात हुए और उनसे पूछा गया कि आपसे कौन रब्ता कर रहा है, पीटीआई की तरफ से क्या पैगामात भेजे जा रहे हैं। क्योंकि आज ये खबरें चल रही थी कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने फवाद चौधरी से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की है कि वो तनकीद ना करें। तो इमरान खान से मुलाकात का पैगाम किसने भेजा था, बाद में क्या पैगाम आए, बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए हैं। तो डिटेल आपको कुछ देर में बताता हूँ, लेकिन पहले एक अहम खबर वो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज एक और जाली, झूठा और बोगस मुकदमा ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों किया था, इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, शेख रशीद और पूरी जो उस वक्त की पीटीआई क़यादत थी उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हुए थे, जिसका आज फ़ैसला हुआ है और जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। अभी भी ऐसे ही मुकदमात कायम हैं जिनमें बस एक लाइन कहीं ना कहीं डाली जाती है कि बानी पीटीआई की इमा पर या इमरान खान की इमा पर ऐसा हुआ, लिहाजा दहशतगर्दी का मुकदमा। मतलब कहीं पर एहतजाज हुआ, कोई इलेक्शन कमीशन के बाहर था, उसमें इमरान खान थे नहीं थे ये देखा ही नहीं, बस एक ही लाइन डालते हैं इमरान खान की इमा पर और बस सारे मुकदमात में इमरान खान इमरान खान इमरान खान ऐसे मुकदमात बनाए गए। एक है सच जो सामने आकर रहता है, उसे बताने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ना कोई पेड प्रमोशन करनी पड़ती है। और दूसरा वो सब कुछ है जिसके लिए आजकल कुछ अदाकार आपको आके बता रहे हैं जैसे दूध शहद की नहरें बह रही हैं। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब उनके खुद के ऊपर भी अच्छा खासा टैक्स हुकूमत ने आयद किया है। क्या इनको नहीं पता कि बिजली के बिलों में कितना टैक्स है, क्या कुछ हो चुका है इस वक्त आवाम के साथ, लेकिन बस वो पेड प्रमोशन है और आवाम को बताया जा रहा है कि सब अच्छा ही अच्छा है। इन लोगों को आवाम के टैक्स पेयर का जो इस तरह से पैसा वसूल करना है, कम से कम वो पैसा लेते हुए भी इनको 100 बार सोचना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं और आवाम को भी बताते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल। क्या हमें ऐसी ऑफर्स नहीं आती होंगी? इलेक्शन के दिनों में कितने लोगों ने राब्ते किए कि हमारे प्रमोशन के लिए ये कर दें वो कर दें। साफ मना किया कि अपना प्लेटफॉर्म इस तरह से ऐसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोग हमारी कही हुई या बताई हुई बातों पर यकीन करते हैं तो आपके उस यकीन को बेचना ये बददियानती है। या तो आप ऊपर सीधा सीधा लिख देना कि ये पेड प्रमोशन है और हम ये कर रहे हैं, पैसे लेके कर रहे हैं, या फिर आप अगर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वही हकीकत है और हम चूँकि इन्फ्लुएंसर हैं तो हमारी बात पे यकीन करें, तो फिर ये गलत बात है। आवाम अब इतनी पागल नहीं है, सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन किसका पेड कंटेंट है। खैर, फैसला आपने करना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सियासी और अदालती सूरत हाल पर बात करते हैं, फिर मैं ज़रा आपको पीटीआई के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर लिए चलूँगा। सुप्रीम कोर्ट कल से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत का आगाज़ करने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच जो कायम किया गया है वो समाअत करेगा। और यूँ आने वाले दिनों में अब मजमूई तौर पर 3 केसेस हैं जो सियासी रुख का तयन करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस और मिलिट्री ट्रायल का केस, क्योंकि अब उसका भी बेंच बना दिया गया है। वैसे 8 फरवरी का जो इंतखाबात से मुतालिक इमरान खान का केस है या पीटीआई का केस है वो अभी भी नहीं सुना जा रहा, कब सुना जाएगा कोई पता नहीं है। और इसी के साथ साथ धांधली की तहकीकात करने वाले जो ट्रिब्यूनल्स हैं अब वो भी पैरेलल चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब वो जितना टाइम खींचना था ना वो खींच लिया गया और अब जाके ये हुकूमत के लिए दर्द सर बनने लगे हैं। फॉर्म 47 वाले जितने लोग हैं वो अपने फॉर्म 45 नहीं दिखा रहे ट्रिब्यूनल्स में, बार बार हिदायत के बावजूद वो गुरेज़ा हैं कि हम अदालत में या ट्रिब्यूनल्स में कौन से फॉर्म 45 या 47 लेके जाएं, क्योंकि अगर वो लेके जाते हैं जिनकी बुनियाद पर वो असम्बली में पहुंचे हैं, वो तो सिर्फ इन्हीं के पास हैं जो कि ऑल्टर किए हुए हैं, जिनमें रद्दोबदल है, जबकि बाकी हारे हुए तमाम उम्मीदवारों के पास एक जैसे फॉर्म 47 है। तो जैसे ही वो मैच होगा रिजल्ट तो फ़ौरन बददियानती पकड़ी जाएगी, फिर सज़ा अलग होगी, नाअहली अलग होगी, पता नहीं किस टाइम तक कितने टाइम के लिए होगी। दूसरी जानिब अब इस्लामाबाद और पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुके हैं। मतलब पंजाब में तो खुद वज़ीर आला पंजाब इस वक्त इसी इम्तिहान में आ चुकी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45 का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांग लिया है मरीम नवाज़ के हलके के हवाले से। और फिर इसी तरह इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल बहाल हो चुका है जिसे चुपके से इलेक्शन कमीशन ने तब्दील कर दिया था, रिटायर्ड जज लगा दिया था और फिर अदालत ने खैर वो मुअत्तल किया उसके ऊपर, तो वो ट्रिब्यूनल अब बहाल हो चुका। तो 8 जुलाई को उसके ऊपर भी समाअत होने जा रही है।
क्या इस बार अदालत को फॉर्म 45 दिखाए जाएंगे या अभी भी भाग दौड़ जारी रहेगी? आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आ जाइए ज़रा पीटीआई के कुछ सियासी मामलात की तरफ। पार्टी में इख्तलाफात के मामले पर जो संजीदा क़यादत है वो ये चाहती है कि ये एक ऐसा मौका है जब फोकस सारा इमरान खान की रिहाई की तरफ होना चाहिए, इसलिए कहीं इधर उधर से जो बयानात आ रहे हैं जो पार्टी को हार्म कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। कोई खैर ख्वाह भी है अगर, तो वो भी पार्टी के अंदर रहते हुए बयान दे। लेकिन जो इस वक्त पार्टी के अंदर नहीं है, लेट्स सपोज फवाद चौधरी हैं, उनके लिए कोर कमेटी का प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए पार्लिमानी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो आवाज़ कहाँ पे उठाएं? ऑब्वियसली वो फिर या तो मीडिया पे बात करते हैं या जैसे आज हमारे से गुफ्तगू हुई, खुल के उन्होंने इजहार राय किया, तो ऐसे प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये पता चला कि तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर रहनुमाओं ने, आगे चल के नाम भी बताता हूँ उनका, बल्कि असद कैसर और अली अमीन गंडापुर है, इन्होंने फवाद चौधरी से रब्ता किया और ज़रा एक तरह से हाथ हल्का रखने का या क्या कहते हैं तनकीद ना करने के बारे में कहा गया कि मतलब अभी आप इस मौके पर तनकीद ना करें। तो आज फवाद चौधरी से मुलाकात हुई, काफ़ी सवालात पूछे इस हवाले से भी और भी सारे मामलात के हवाले से भी। आपके पास क्या रोड मैप है? आप अगर पार्टी में होते तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप पार्टी को इस सारे मामलात से निकाल सकते थे? तो क्या तजावीज़ हैं, क्या राय है आपके पास? तो वो सारी उन्होंने बताई, कुछ आपके लिए हैरानकुन भी होगी, पता नहीं वो काबिल अमल है या नहीं, लेकिन उनकी नज़र में वो ये कहते हैं कि पहले तो उन्होंने वो असद कैसर और अली अमीन गंडापुर के बारे में बताया कि उन्होंने मेरे से रब्ता किया और तनकीद ना करने का कहा है, लेकिन ऐसे खामोश रहने से इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई सियासी हल निकालना होगा। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने जेल से निकलकर असद कैसर से फ़ोन पे बात की और उन्हें ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करके एक मजबूत अलाइंस बनाना चाहिए, और इन हालात में 4 जमातें ऐसी हैं जिनका अलाइंस होना बड़ा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ, JUI, जमात इस्लामी और GDA, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। बल्कि फिर उन्होंने एक और तजवीज़ भी दी, आप अपनी राय उस तजवीज़ पर ज़रूर दीजिएगा। वो कहते हैं कि PTI को ये चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो स्पीकर का ओहदा है वो JUI को दे दें, और कौमी असम्बली में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप का ओहदा है जो शेख वकास अकरम के पास जा रहा है एक तरह से, वो भी JUI को दे दें। तो शेख वकास अकरम वाले मामले पर हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन स्पीकर वाला जो ओहदा है वो तो एक बड़ा पावरफुल ओहदा है। मतलब उसके बगैर तो ऐवान चलाना ना चलाना, ये तो अपना वो कह लें कि सारा कुछ ही किसी और के हवाले कर देने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि स्पीकर के अलावा कोई और ओहदा हो तो बेहतर है, लेकिन आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि जेल में बैठे बानी PTI इमरान खान को बेहतरीन मशवरा और मुस्तनद मालूमात चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान तक ना ऐसे मशवरे पहुंचा रही है और ना ही उन्हें सही मालूमात दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि PTI का जो एहतजाज का एक सबसे अहम मौका था वो ज़ाया कर दिया गया, यानी 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी का वो दिन था जब एहतजाज करना बनता था। अगर उस वक्त एहतजाज कर लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, आज प्रेशर ही मुख्तलिफ होता। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद एक इतना अहम मौका आया, लियाकत चट्टा ने जो बयान दिया, पूरी पार्टी को उसके पीछे खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन उस मामले को भी सही से टैकल नहीं किया गया और फिर अब उसका भी कोई पता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अब आ जाके एक एहतजाज की पॉलिसी रह गई है कि जनाब एहतजाज करें, और हमने देखा कि जहाँ पर एहतजाज होता है चंद लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चले जाते हैं। वकला जो हैं वो अपनी बेल करा लेते हैं, अगले दिन प्री अरेस्ट बेल करा लेते हैं, और बाकी जो कारकुनान हैं वो फंस जाते हैं। तो खैर ये उनकी बात, इस बात में तो कहीं ना कहीं वज़न है कि हमने देखा कि अब एहतजाज भी बस 20-25 लोगों का होता है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता कि कहाँ पे होना है। अब वो 20-25 लोग जो हैं वो एक जगह पे जाते हैं, एहतजाज करके वीडियोस बना के ग्रुप्स में फेंक देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि जी हाँ हमने एहतजाज किया। वो मौसर उस तरह से नहीं है जिस तरह से एहतजाज का मकसद है एग्जैक्टली। तो ये उनकी राय है। फिर वो कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और अचकज़ई ये PTI के साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसा इत्तेहाद बनेगा या ऐसी तहरीक बनेगी जिसका वज़न हुकूमत नहीं सह सकती, और जब तक ये अलाइंस नहीं बनता तब तक हुकूमत के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगने वाली, और ना ही हुकूमत को कोई फ़िक्र होगी कि जनाब PTI से कोई बातचीत करनी है। तो उनके ख़्याल में ये जो 6 जजेस का सारा मामला हुआ उसने थोड़े से लोगों को हिम्मत दिया या थोड़ा ऐसा माहौल बना या स्पेस मिलने लग गया, क्योंकि उनसे पूछा गया ना कि जो लोग आपको PTI से दूर करना चाहते थे, इस्तेहकाम में ले जाना चाहते थे, या आपको उन्होंने सियासत से अलहदा किया, वो आपकी PTI में वापसी के हवाले से कुछ नहीं कहते, या आपको इतनी स्पेस कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि 6 जजेस के खड़े होने के बाद कुछ स्पेस हमें मिली है। अगर PTI की आदत ने अपनी स्ट्रैटेजी ना बदली तो फिर ये स्पेस भी हमसे जाती रहेगी, ये स्पेस भी हम खो देंगे। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान का जीतना ज़रूरी है,
क्योंकि अगर इमरान खान हार गया तो फिर पाकिस्तान के फैसले 2-4 लोगों के हाथों में रह जाएंगे, फिर बाकी सब ऐसे देखने वालों में से होंगे। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि आपको लोग असम्बलियों से निकलने जैसे फैसले का जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ आज जो कुछ भी है वो कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से बाहर निकलने की वजह से है। मतलब निज़ाम के अंदर रहकर नहीं लड़ा जा सकता, और इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का जो फ़ैसला किया वो बेहतरीन था, और ये फ़ैसला सिर्फ इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता था। क्योंकि जहाँ असम्बलियाँ तहलील नहीं की हमने, वहाँ पार्टी का क्या हाल हुआ। उनकी एग्जाम्पल थी आज़ाद कश्मीर और बाकी जहाँ पर उन्होंने असम्बलियाँ अपनी डिज़ोल्व नहीं की, तो वो कहते हैं वहाँ पर हमारा वोट बैंक कम हुआ, लेकिन जहाँ पर तहलील की वहाँ पर हमारा वोट बैंक बढ़ा है और रेजिस्टेंस बढ़ी है। फिर वो ये समझते हैं कि इमरान खान के बाहर निकलने का मतलब इस पूरे निज़ाम का पैकअप है। यानी अगर इमरान खान बाहर निकलते हैं तो इस निज़ाम के बेनिफिशरी जो हैं वो उनके लिए मुश्किल है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन हालात में इमरान खान जेल से बाहर आएँ। और फिर उन्होंने खालिदा ज़िया की मिसाल दी कि 7 साल हो गए हैं वो जेल में है, अभी तक रिलीज़ नहीं हो सकी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जब इमरान खान कभी बाहर आए तो पेशावर से लेके लाहौर तक आपको हर जगह सर ही सर नज़र आएंगे, इतनी आवाम होगी। और यही वजह है कि ये निज़ाम इमरान खान की रिहाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भी करके इमरान खान की रिहाई के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक स्ट्रेटजी ना बदली जाए। वो कहते हैं कि मैंने पार्टी के लोगों को मशवरा दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने MPs हैं वो सेनेट और कौमी असम्बली के बाहर आके बैठें, एहतजाज करें। और इसी तरह जो पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली हैं, अगर उन्होंने कैंप लगाया होता तो उसका भी असर हो जाना था। तो आप इन तमाम तजावीज़ से किस हद तक मुतमिन हैं, ज़रा ज़रूर बताइएगा। अब आ जाइए ज़रा पंजाब की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में PTI के अरकान का आपको पता है दाखिला बंद है, क्योंकि 11 अरकान के नाम दिए गए हैं, ऐसे लोग जो नापसंदीदा हैं या जिन्होंने शोर शराबा किया है असम्बली में एज़ पर स्पीकर रूलिंग। तो वो 11 लोग जो हैं वो उनकी रुकनीत मुअत्तल है, PTI के जो लोग हैं, और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए बाकी सारे लोग भी अब ऐवान में नहीं जा रहे। तो सब लोग असम्बली के गेट पर ही आजकल अपनी अवामी असम्बली लगा रहे हैं जो PTI के लोग हैं। एक तरफ पुलिस की नफरी खड़ी होती है, दूसरी तरफ ये सारे अरकान असम्बली खड़े हैं इतनी गर्मी में और नारेबाजी हो रही है, वहीं पर इजलास हो रहा है, वहीं पर अपनी कार्रवाई चला रहे हैं ऐवान की, वहीं पर करारदादें पेश की जा रही हैं। तो इस तरह से हो रहा है। खैर इन करारदादों से होना कुछ नहीं है, लेकिन एक ऑप्टिक्स के लिए और ऐसी चीज़ों को और भी बहुत सारे लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं कि एक जमहूरी प्रोसेस में अपोजिशन को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो उनका एहतजाज का तरीका है किसी न किसी हद तक मौसर रहेगा। फिर करारदाद से याद आया कि आपको पता है कल 2 रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान के हवाले से जो सिफारिशात पेश की हैं उसको आलमी मीडिया ने तो बड़ा ज़बरदस्त नशर किया, हर जगह पर हेडलाइंस लगी। लेकिन अमेरिका के कुछ हुकाम या जो इदारे हैं वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब आज एक ट्वीट आया जिसमें उसी वर्किंग ग्रुप के एक फ़ैसले को या एक राय को जो कि रशिया से मुताल्लिक थी उसके ऊपर अमेरिका ने उसको वेलकम किया है। एक ही दिन आने वाली जो दूसरी वर्किंग ग्रुप की राय थी उसको नज़रअंदाज कर दिया जो इमरान खान से मुताल्लिक थी। तो इसके ऊपर जुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्वीट करते हुए बताया है कि मतलब ये दोहरा मेयार है कि एक ही दिन एक ही जगह से आने वाली 2 आरा हैं, उनको उनमें से एक को वेलकम किया जा रहा है जो कि रशिया से मुताल्लिक है और दूसरी जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया जो इमरान खान से मुताल्लिक है। तो क्या ये दोहरा मेयार है? आपकी राय दरकार है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।